हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की कक्षाएं जो है काफी समय से चल रही है, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर दो प्लेलिस्ट सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत एक जो है पहले लास्ट ईयर जो भर्ती हुई है उसके लिए कक्षाएं उपलब्ध करवाई गई थी, और वो भी 100 से ज्यादा वीडियोस हैं, तो आप उनको देख करके भी जो है आपके टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो है एक नए तरीके से पूरा नया बैच स्टार्ट किया गया है, और इसके अंदर भी जो है हमने अभी तक काफी टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं। और लास्ट टॉपिक अपन ने वेक्टर कंप्लीट किया था, और अब अपन पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को। और प्रायिकता के अंतर्गत जो है हमने पहले ये लास्ट क्लास में कल यानी कि समझ लिया है कि प्रायिकता क्या होती है, फिर अभिप्रयोग और घटना क्या होते हैं, फिर आपका जो है इसमें स्थितियां क्या होती है, अनुकूल घटना क्या होती है, फिर इसके बाद में समप्रायिक स्थितियां क्या है, असंयुक्त घटना, मिश्र घटना, स्वतंत्र और आश्रित घटना, प्रतिदर्श, समष्टि। ये जो बेसिक आपको जो भाई थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब आज अपन जो है पढ़ने जा रहे हैं अपने कौन सा नॉलेज, तो अपने मैथमेटिकल नॉलेज। मैथमेटिकल नॉलेज मतलब गणितीय रूप में जो है प्रायिकता को किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, क्या होती है गणित के अकॉर्डिंग प्रायिकता, ये सब अपन समझेंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले लिखेंगे अब हेडिंग प्रायिकता। और अब जो है अपन सीधे सीधे से क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखिए प्रायिकता, तो प्रायिकता का मतलब जो अपन ने कल डेफिनेशन समझ ली थी, उसके बाद में अगर मेरे से कोई कहे जाए कि भाई प्रायिकता ज्ञात करके बताओ, तो देखो भाई प्रायिकता को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए कोई एक ऐसी घटना है जिसके घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसे ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, ए कोई एक घटना है जिसके घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और इसे प्रदर्शित किस प्रकार से करेंगे, तो इसे प्रदर्शित करेंगे कि ए के अनुकूल जो है स्थितियां कितनी है, ए के अनुकूल स्थितियां। ठीक है, ए के अनुकूल स्थितियां यानी कि ए आने के लिए भाई ए घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, यानी कितनी बार हो सकती है। जैसे हेड या टेल, तो अब सिक्का उछाला है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टेल आएगा तो भी कितनी चांस है, एक बार आएगा। हेड आएगा तो भी एक ही आ सकता है, तो उसकी अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, एक। लेकिन यहां पर टोटल कितनी स्थितियां पॉसिबल है, तो हेड या टेल कोई भी आ सकता है, तो आने की पॉसिबिलिटी टोटल दो है, उनमें से एक अपने काम की है, टेल आएगा तो काम का, या फिर हेड आएगा तो अपने कौन सा काम का, जो अपने अनुकूल हो। और नीचे भाग किसका दिया जाएगा, तो ए की जो टोटल कुल स्थितियां हैं वो, ठीक है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं निःशेष स्थितियां, टोटल स्थितियां, तो मैं यहां कुल शब्द यूज करूंगा। तो आपके ए की आ, ए की कुल स्थितियां, ठीक है। तो देखो भाई, ए घटना के अनुकूल तो कितनी स्थितियां हैं, और फिर उसी एक घटना के लिए टोटल कितनी स्थितियां पॉसिबल हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि किसी भी चीज के घटने की मतलब अगर अवश्य रूप से घटती है कोई घटना, आप लिख लो, यदि कोई घटना, यदि घटना अवश्य घटे, यानी नेसेसरी है कि वो घटेगी ही, तो घटे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, उस घटना को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, एक होगी। ठीक है, किसी भी चीज के
अगर परसेंटेज में बात करें तो भाई 100% कहते हैं मैक्सिमम, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम होता है 0। ठीक, तो कोई अगर घटना अवश्य रूप से घट रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और यदि कोई घटना घट नहीं सकती, घट नहीं सकती, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि वो घटना घटेगी ही नहीं कभी। जैसे कि मान लो ऐसा हो जाए कि जो है आदमी कि ये जो गर्दन है ये ऐसे घूम जाए, मतलब पूरी पूरी ऐसे रोबोट की तरह घूमना शुरू हो जाए। अब ये घटना रियल लाइफ में किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहोगे 0। लेकिन अगर वहीं पर कहा जाए कि आप जो है किसी एग्जाम में पास हो सकते हैं क्या, तो भैया इसकी भी प्रोबेबिलिटी कोई फिक्स नहीं है कि आप अवश्य पास होंगे, या ये भी नहीं है कि आप ये पास हो ही नहीं सकते। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी घटना बता दीजिए जो अवश्य रूप से घटेगी। जैसे कि हाँ, कोई सिक आपका जो है आपने पासा फेंका और मैंने कंडीशन दी कि पासा फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आएगी, क्या आएगी? हाँ अवश्य भाई, 1 से लेकर 6 तक गिनती में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, और वो 7 से छोटा ही है, इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। वहीं पर अगर मैं कह दूं कि पासा फेंकने पर संख्या 8 से बड़ी ही आएगी, तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? पासा फेंकने पर 8 से बड़ी संख्या कभी आ सकती है? कभी नहीं आ सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब किसी भी घटना के प्रायिकता का मान 0 से बराबर हो सकता है, यानी कि 0 के, या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा या बराबर होगा 1 के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कई बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना कि किसी भी घटना के प्रायिकता जो है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो मिनिमम कितनी हो सकती है? न्यूनतम 0 हो सकती है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 1। समझ में आ गई बात? यानी आपके प्रायिकता का जो उत्तर आएगा वो प्रायिकता का उत्तर हमेशा 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमारे काम का है, इसे आप लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद में मैं एक और चीज लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है? देखिए, अब अगर एक चीज और लिखें तो वो ये है कि किसी घटना के घटने की संभावना और उसी घटना के नहीं घटने की संभावना का योग जो है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए घटना के घटने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। और जो ये आपका मैंने यहां पर साइन यूज किया है ए बार, इस ए बार का मतलब है घटना नहीं घट रही। ठीक है, अगर किसी घटना के घटने की बात की जाएगी तब तो जो है आप ए सिंपल लिखेंगे, लेकिन उसका अगर नेगेटिव लेना है तो ऊपर बार लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, बार बना देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो, प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। घटना अगर अवश्य घट रही है तो प्रोबेबिलिटी 1, अगर घट ही नहीं सकती है तो फिर 0। और अगर किसी भी घटना की प्रायिकता की बात की जाए तो 0 और 1 के बीच होगी, और किसी घटना के घटने की और नहीं घटने की जो योग होता है वो 1 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। है क्लियर है? चलिए, अब जो है आप लोगों को इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। odds फॉर एन इवेंट, यानी कि संयोगानुपात की बात करते हैं। संयोग से ये हो गया, तो संयोगात्मक जो है, संयोगानुपात जो होता है, संयोग से जो अनुपात हो जाता है, odds फॉर एन इवेंट, कोई भी इवेंट है उसके लिए क्या क्या odds हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। ये सभी चीजें आपने लिख ली है ना भाई? ये लिख लेना, इन्हीं पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन आगे, ठीक है? ये लिख लीजिए। अब देखो आगे, तो संयोगानुपात आप लिखेंगे और संयोगानुपात के बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा।
संयोगानुपात, संयोगानुपात। ठीक है, अब संयोगानुपात का मतलब क्या है? संयोगानुपात का कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। संयोगानुपात का आपको जो है ये ध्यान रखना है कि किसी घटना के पक्ष में यानी उस घटना के घटित होने में कितना संयोगानुपात है, और एक ये याद रखना है कि उस घटना के विपक्ष में कितना संयोगानुपात है। ठीक है, और संयोगानुपात क्या होता है तो वो आपको सीधा सीधा सा फॉर्मूले से ही याद रखना है। तो लिखेंगे ए के पक्ष में संयोगानुपात। ठीक है, क्या है? तो ए के पक्ष में, उस घटना के घटने के पक्ष में जो संयोगानुपात होता है वो होता है उस घटना के घटने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बट्टे आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी उस घटना के नहीं घटने की स्थिति। तो अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां, ठीक है, ए के घटने के अनुकूल स्थितियां, और नीचे आ जाएगा प्रतिकूल यानी उसके विपरीत, उसके नहीं घटने की स्थितियां, प्रतिकूल स्थितियां। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट, ए के पक्ष में संयोगानुपात। दूसरा आप लिखेंगे ए के विपक्ष में संयोगानुपात, उसके विपक्ष में यानी उसके विपरीत। तो इसके विपरीत में आपको कुछ नहीं करना, जो यहां किया उसका विपरीत कर दो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रतिकूल स्थितियां, प्रतिकूल स्थितियां बट्टे अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां। ठीक है, तो प्रतिकूल स्थितियां बट्टे अनुकूल स्थितियां, तो ये संयोगानुपात है, ऑड्स फॉर एन इवेंट, ये आपका इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, ये आप लिख लीजिए। और दो है ए के पक्ष में संयोगानुपात, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यानी ए के अनुकूल स्थितियां और प्रतिकूल स्थितियों का अनुपात। अगर आपसे कहा जाए कि ए के विपक्ष में संयोगानुपात, तो प्रतिकूल स्थितियां बट्टे अनुकूल स्थितियां, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो करते हैं, जिससे कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन है, यदि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता आपने खींचा, 52 पत्तों में से क्या करा, एक पत्ता खींचा, उस पत्ते के बेगम के पत्ते आने के पक्ष में संयोगानुपात बताइए। किसके? बेगम का आने के। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, ये छोटा सा प्रश्न है, इससे आपको ये समझ आएगा। यदि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा तो बेगम का पत्ता, कौन सा? बेगम का पत्ता होने के पक्ष में संयोगानुपात, संयोगानुपात ज्ञात करें। ठीक है, हमें उसके पक्ष में जो है संयोगानुपात ज्ञात करना है।
तो यदि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अपन ने खींचा, अब ये सब जो है उससे पहले थोड़ा सा यहां पर देखो, जो घटना होना उस घटना से संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सर कैसे? जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उस 52 पत्तों की डिटेल थोड़ी सी होनी चाहिए, तो आप वो लिख लो पहले। देखो भाई, ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं। ये 52 पत्ते जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें से 26 तो होते हैं काले। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले इसके 2 भाग करते हैं फिर 4 भाग करते हैं। थोड़ा सा ये टेबल फॉर्म में आप बना लेना, है ना। देखो इस प्रकार से, तो 26 तो होते हैं काले और 26 होते हैं लाल। ठीक है, और फिर इस 26 कालों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं और 26 लाल पत्तों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? तो देखिए भाई, 26 जो काले पत्ते होते हैं इसमें से एक होते हैं आपके जो आपका भाई ब्लैक कलर का जो पत्ता होता है, जिसे आप कह सकते हैं पीपल के पत्ते जैसा। ठीक है, इस प्रकार का बनता है। ये लो, मैं बना देता हूं अब, ये लो, है ना। ये होता है, और एक होता है चिड़ी। ठीक है, ये चिड़िया जिसे पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार का। तो ये होते हैं दो ब्लैक। फिर अगर लाल की बात की जाए तो ईट। ठीक है, इसे ईट पढ़ते हैं। और एक होता है दिल। ठीक है, तो ये क्या होता है? दिल का पत्ता होता है। इधर एक ईट होता है, एक चिड़ी होता है, और एक होता है पीपल का पत्ता। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये सभी जो हैं 13-13 होते हैं। कितने होते हैं? 13, 13, 13 और 13। और ये जो 13-13 पत्ते होते हैं, इन 13 के 13 का पैटर्न फिक्स होता है। 2 से लेकर के, देखो मैं 13 का अब डिवाइडेशन कर रहा हूं। 13 का डिवाइडेशन होता है 2 से लेकर 10 तक, तो होती है गिनती। ठीक है, तो 2 से लेकर 10 तक अगर गिनती की बात करें तो ये हो गए टोटल आपके 9 पत्ते। कितने हो गए? 9 पत्ते। तो 9 तो होते हैं गिनती वाले पत्ते, ये ध्यान रखना। 9 पत्ते तो कैसे होते हैं? गिनती वाले होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद में 11, 12, 13, 14 नहीं होते हैं। उसके बाद में एक होता है जे। ठीक है, उसके बाद में क्यू, उसके बाद में के, और उसके बाद में ए। ठीक है, जिसे आप पढ़ेंगे। देखो, जे जो होता है वो आपका जो है जे को आप शायद ऐसा कुछ पढ़ते हैं भाई। देखो, अभी ये ताश के पत्ते मैं खेला नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता है, तो जे को तो आप जे ही याद रखना। क्यू का मतलब क्यून होता है, और के का मतलब बादशाह होता है, और ए का मतलब इक्का होता है। ठीक है, तो ये पत्ते होते हैं जे, क्यू, के, ए। ये ध्यान में रखना। तो 13 पत्तों का डिवाइडेशन जो है इस प्रकार से होता है, और ये सभी के अंदर है ना। 13 पीपल के पत्ते जैसे होता है ना, वो भी 13 ऐसे ही डिवाइड होंगे। ये चिड़ी भी ऐसे ही, ईट भी ऐसे ही, और दिल भी ऐसे ही। अब देखो, अगर ऐसे डिवाइड है तो बेगम की बात की गई है। बेगम का मतलब हो गया वो रानी, क्यून। ठीक है ना। तो यहां पर बेगम का पत्ता आने की प्रायिकता, तो बेगम का पत्ता देखो कहां कहां पर आया होगा, ये अगर हमें पता है तो काम हो जाएगा। देखो, बेगम का पत्ता एक यहां पर होगा क्यू, एक बेगम का पत्ता यहां पर होगा, एक बेगम का पत्ता इसका होगा, एक बेगम का पत्ता इसका होगा। तो टोटल बेगम के पत्ते कितने होते हैं? 52 के अंदर। तो 52 में से 4 पत्ते जो है वो बेगम के होते हैं। तो हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी है भाई? 52 पत्तों में से हमारे काम की कितनी चीज है? अगर बेगम का पत्ता आना चाहिए तो हमारे काम की चीजें केवल 4 है। कौन से 4 है? जो ये क्यू 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 है ये। तो हमारे अनुकूल जो स्थितियां हैं वो कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 4 हो गई, है ना। चलो, तो ये आप लिख लीजिए, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति। और हमारे अनुकूल जो स्थिति है भाई, अनुकूल का मतलब हमारे को कौन सी कंडीशन दी है कि बेगम का पत्ता है। तो बेगम का पत्ता मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ला सकते हो आप? 4। इससे ज्यादा नहीं आ सकते। चारों में भाई एक 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 है, तो 4 अनुकूल स्थितियां हमारे अकॉर्डिंग हो गई 4।
लेकिन हमारे विपरीत यानी प्रतिकूल स्थितियां कितनी हुई, तो प्रतिकूल स्थिति, तो देखो भाई 4 हमारे पास में अनुकूल है। अब 52 में से ही जो 4 है वो तो हमारे काम की है, बाकी के बचे हुए जो 48 है, 48 पत्ते हैं, वो हमारे काम के हैं क्या, नहीं है काम के, तो वो सब क्या हो गए, प्रतिकूल हो गए। ठीक, तो इस हिसाब से अब हमें क्या पूछा, पक्ष में संयोगानुपात। अब पक्ष में जो संयोगानुपात होता है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि अनुकूल स्थिति बट्टे प्रतिकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी, 4, प्रतिकूल कितनी, 48। बस अब इसको डिवाइड कर दो, तो देखो 4 का भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, और इसमें कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो 1/12। तो इसका मतलब बेगम का पत्ता आने के पक्ष में जो संयोगानुपात है वो 1/12 है। कितना है, 1/12 है, यानी 1:12 आंसर है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 13 पत्तों में से एक पत्ता कौन सा है, बेगम का, और 12 पत्ते कौन से हैं, जो हमारे विपरीत है, हमारे प्रतिकूल है। ये होता है संयोगानुपात। समझ में आ गई बात। तो संयोगानुपात जो है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इन 52 पत्तों का जो ये वर्गीकरण है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन करवाना मेरा उद्देश्य नहीं था, आपको ये क्वेश्चन तो केवल इसलिए करवाया कि संयोगानुपात समझ जाओ, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमें यह पता हो कि 52 पत्तों में से 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। फिर 26 कालों में भी पीपल के पत्ते 13 होते हैं, 13 चीड़ी होती है, 13 ईंट के होते हैं, 13 दिल वाले होते हैं। ठीक है, फिर उन 13 का भी वर्गीकरण हमें पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है ताश के पत्तों पर एक आने जो है, ताश के पत्ते जिनके ऊपर एक लिखा हुआ होगा क्या प्रायिकता है, तो एक पत्ता हो ही नहीं सकता, प्रायिकता 0। अगर 2 पूछे तो 2 कितनी बार होगा, तो 2 1 2 3 4 बार, तो वही फिर कितना आंसर आ जाएगा, 4/52, तो 1/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगी प्रायिकता। अगर संयोगानुपात पूछेगा तो फिर अनुकूल स्थिति बट्टे प्रतिकूल स्थिति, तो 4/48 1/12 आंसर होगा। क्लियर, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो कई बार कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिएगा, अगर हमें जो है ये बोल दिया जाए कि भाई कोई जो है हमें एक प्रोबेबिलिटी दे दी है ना, किसी घटना के घटने की प्रायिकता दे दी। मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट के घटने की जो प्रायिकता है वो है मान लो 4/5। ये हमें दे दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 4/5 है, और आपसे पूछ लिया कि ए के विपक्ष में संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। क्या, ए के विपक्ष में संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। तो विपक्ष में जब संयोगानुपात ज्ञात करना होगा तो देखो भाई ये तो है क्या, तो उस घटना के घटने की प्रायिकता। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि अब घटना के नहीं घटने की प्रायिकता वो क्या होगी, तो उसे हम ई बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको यह पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालना है तो मैं 1 में से माइनस कर दूंगा 4/5 को, कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो ई घटना के नहीं घटने की प्रायिकता तो हो गई 1/5, और एक ई घटना के घटने की प्रायिकता आ गई 4/5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो ए के विपक्ष में संयोगानुपात यानी ई के, इस घटना के विपक्ष में, तो ई के विपक्ष में संयोगानुपात, और विपक्ष में संयोगानुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब ऊपर आएगा प्रतिकूल स्थिति और डिवाइड होगा अनुकूल स्थिति से। ठीक है, अब देखो तो अब हमारे पास में क्या आ गया, तो हमारे पास में आ गया कि प्रतिकूल स्थिति बट्टे अनुकूल स्थिति। अब बताइए प्रतिकूल स्थिति जो है वो क्या होगी और अनुकूल स्थिति क्या होगी।
तो भाई देखो, प्रतिकूल स्थिति का मतलब है उस घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता है उसके ऊपर जो आ रहा है, ये जो है ना, ये ये बता रहा है प्रतिकूल स्थिति को। ये ध्यान रखना, ये किसको बताता है? प्रतिकूल स्थिति को। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपके प्रायिकता के ऊपर, ये तो है कि इसके उस घटना के नहीं घटने के ऊपर का कोएफिशिएंट, उसको तो कहते हैं प्रतिकूल। लेकिन घटना के घटने की प्रायिकता के जो ऊपर लिखा होता है वो बताता है अनुकूल स्थिति को। अनुकूल स्थिति, क्योंकि हमने पीछे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बताती है? ए के अनुकूल स्थिति बट्टे ए की कुल स्थितियां। तो ए के अनुकूल स्थिति, और ऐसे ही जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार लिखेंगे तो वो तो यहां से आ रहा है, इसलिए ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, चलो, तो अब आपको समझ में आ गया। और अगर आपको ये नहीं पता चले कि भाई हम जो है ऊपर वाले को अनुकूल ले, किसके ऊपर वाला अनुकूल है, किसके ऊपर वाला प्रतिकूल है, तो आप क्या करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई उस घटना के घटने की और उस घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता है उनकी डायरेक्ट वैल्यू यहां पुट कर देना। प्रतिकूल स्थिति कितनी है देखो, आपको मुझे पता है तो मैं लिखूंगा 1/4 आंसर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते, तो भी आपको यही करना है। प्रतिकूल स्थिति के लिए ये पूरा पूरा लिख दो, इसमें क्या है 1/5/4/5, 5 से 5 वैसे ही कट जाएगा, 1/4 ही आएगा। तो आप जो है अगर इसमें कंफ्यूज हो कि भाई किसके ऊपर वाला प्रतिकूल होता है, किसके ऊपर वाला अनुकूल होता है, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो ही पुट कर देना। अगर वो पुट नहीं करनी है तो याद रखना कि किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है उसके जो अनुपात होगा, उस अनुपात में ऊपर की जो संख्या होती है वो अनुकूल स्थिति को बताती है, और उसी घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता होती है उसके ऊपर का जो अनुपात होता है वो प्रतिकूल स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अपन एक छोटे से इंपॉर्टेंट नोटेशन की बात करेंगे। देखो, एक आप ये बात ध्यान रखना, जैसे मैंने सेट टॉपिक जब पीछे पढ़ाया था तब भी बताया था कि गणित के अंदर दो घटनाओं में से अगर एक को लेना है, जैसे ए या बी, तो आप क्या करोगे? दोनों घटनाओं को जोड़ोगे। वहीं पर अगर दोनों को लेना है, ए और बी दोनों को, तो आप ए और बी घटनाओं का क्या करोगे? गुणा करोगे। ये अगर आपने समझ लिया तो यहां प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये मेरे तरफ से एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि अगर या शब्द आ जाए तो आप प्लस लगाना, और अगर और शब्द आ जाए यानी कि दोनों लेने पड़े तो आप गुणा कर देना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ये क्यों ध्यान रखना? जैसे कि देखो, अगर आपसे कहा जाए, है ना, कि ए या बी घटना के घटने की प्रायिकता, तो ए या बी, ठीक है, क्या बोला? ए या बी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है वो किस प्रकार से निकालते हैं? तो वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। वहीं पर दूसरा है ए और बी घटना के घटने की प्रायिकता। ठीक है, तो ए और बी दोनों घटनाओं के घटने की अगर प्रायिकता की बात की जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। अब ए प्लस बी और ए इंटू बी को ही अपन एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने सेट टॉपिक के अंदर पढ़ाया था कि अगर ए या बी है तो हम कहेंगे ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं? दोनों घटनाओं को जोड़ते हैं। वहीं पर अगर ए इंटू बी है तो उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, अल्टीमेटली कॉमन भाग लेते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, ये हमारे काम का है। तो ए या बी घटना के घटने की प्रायिकता होगी तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और वहीं पर अगर कहा जाए कि ए और बी दोनों के साथ साथ घटना है, तो जैसे ऐसे कहते हैं ना अपन कि परवीन सर या फिर और कोई सर, तो आप क्या करोगे कि दोनों के कंटेंट को थोड़ा थोड़ा सा मिला दोगे। वहीं पर अगर कहा जाए कि प्रवीण सर और एक और कोई भी सर दोनों चाहिए साथ में, तो आप कहोगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन इसका अपन आगे जो है यूज करने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को यहां पर यह बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि प्रायिकता टॉपिक के अंदर जो है आपकी समझ और आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा होगा। अब अपन अगली कक्षा के अंदर जो है प्रोबेबिलिटी की जो एडिशन थ्योरम है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रायिकता का जो योग प्रमेय है, प्रायिकता की क्या योग प्रमेय, उस योग प्रमेय के बारे में अपन अगली कक्षा के अंदर बात करेंगे। अभी जो है देखिए, पहले पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को मेरे साथ फ्लो में लाने के लिए मैं छोटी छोटी कक्षाएं लाऊंगा, फिर वेक्टर की तरह लास्ट में जो है लंबी लंबी 4-5 क्लासें लेकर के अपना जो है जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक में अपन इसी प्रकार से कर रहे हैं और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता ही है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली कक्षा में।